आज मैं वंदना माथुर से आचार्य राजनीति विज्ञान। प्रिय छात्रों, आज अपन नया टॉपिक लेंगे प्लेटो का साम्यवाद। इसमें प्लेटो ने क्या बताया है साम्यवाद में कि व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार को वो दो ऐसी बाधाएं मानता है जो शासक को स्वार्थ, नैतिक और पथभ्रष्ट कर सकती है। उनका मानना था कि शासन पर धन के हानिकारक प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि जहाँ तक सैनिकों और शासकों का संबंध है, उनका मानना था कि धन के उन्मूलन के अतिरिक्त उसे इस बुराई को दूर करने का और कोई विकल्प नज़र नहीं आया। तो प्लेटो का उद्देश्य क्या था? एक आदर्श राज्य की स्थापना करना और न्याय के सिद्धांत पर आधारित जिस आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने की है, उसे राजनीतिक स्वार्थ और आर्थिक लोभ की दूषित प्रभाव से बचाने की इच्छा भी उसके अंतर्मन में बड़ी बलवती थी। इसीलिए उसको प्लेटो को क्या आशंका थी कि शिक्षा द्वारा शासक वर्ग में निर्मित किए जाने वाले सुसंस्कार विपरीत पर्यावरण में समाप्त हो सकते हैं। व्यक्ति परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्यों की अवहेलना कर सकते हैं। इसीलिए उसने क्या किया है, संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया है, जिसमें अपन दो हैं अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद, दूसरा अपना आता है परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। इसका अध्ययन करने से पहले, संपत्ति विषयक साम्यवाद का अध्ययन करने से पहले अपन को ये जानना पड़ेगा कि प्लेटो का साम्यवाद की क्या विशेषता है और क्या उद्देश्य है। तो पहली अपनी जो विशेषता है वो क्या आती है? अर्ध साम्यवाद। अर्ध साम्यवाद क्यों कहा जाता है प्लेटो के साम्यवाद को? क्योंकि उसने क्या किया है, केवल किस पे लागू किया है? संरक्षक वर्ग पे लागू किया है और इसमें श्रमिक, कारीगर, कृषक आदि पे लागू नहीं होता, यानी ये जो उत्पादक वर्ग है इन पे लागू नहीं होता। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आदर्श राज्य के सभी नागरिक या वर्गों पे लागू नहीं होता। तो पहली विशेषता क्या है इनकी? अर्ध साम्यवाद। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है। दूसरा हमारा क्या पॉइंट आता है? राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का विच्छेद। अब प्लेटो की धारणा क्या थी कि जब तक आर्थिक प्रलोभन का राजनीतिक सत्ता से पूर्णतः संबंध विच्छेद नहीं किया जाता, तब तक, इसीलिए प्लेटो ने क्या कहा है कि साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है, शुदा चौकसी करने वाले को भेड़िया बना सकती है। यानी इसका मतलब क्या है? रक्षक क्या बन सकते हैं? भक्षक बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया है? राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का विच्छेद किया है। क्योंकि इस संबंध में सेभाई ने भी कहा है, जो प्लेटो के विचार थे, कि शासन पर धन के हानिकारक प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि जहाँ तक सैनिकों और शासकों का संबंध है, धन के उन्मूलन के अतिरिक्त उसे इस बुराई को दूर करने के लिए कोई विकल्प नजर नहीं आया। इसीलिए संपत्ति और परिवार ही, ये दो ही प्लेटो को क्या दिखाई दिए? स्वार्थपरता के सुदृढ़ गढ़ दिखाई दिए। फिर तीसरा हमारा पॉइंट क्या आता है? न्याय सिद्धांत का पूरक। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं वो क्या था? अपने स्थान के कार्यों को करना और दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, ये न्याय है।
तो अभी न्याय सिद्धांत का पूरक कैसे है प्लेटो का साम्यवाद? क्योंकि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो स्वयं में क्या है, साध्य नहीं है, बल्कि क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन है। यानी यदि अपने अपने कार्य को करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है, तो यह आवश्यक है कि शासक वर्ग वासना, स्वार्थ, लाभ, चिंता आदि के तत्वों से वंचित रहे। चौथा पॉइंट क्या आता है हमारा? राज्य की एकता में साय कि जो प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है वो राज्य की एकता में भी सहायक है। यह शासकों को व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार से वंचित रखकर प्रतियोगिता, फूट, ईर्ष्या, संघर्ष और विद्रोह के तत्वों को नियंत्रित करना चाहता है। यानी प्लेटो क्या चाहता है इसमें? राज्य की एकता के लिए मेरी और तेरी के प्रश्न को समाप्त कर राज्य की एकता को बनाए रखना चाहता है। पांचवी विशेषता क्या आती है? कि समाज के आर्थिक ढांचे को प्रभावित नहीं करता। यानी ये शासकों और सैनिकों को संपत्ति से वंचित तो करता है, यह शासकों और सैनिकों को क्या करता है? संपत्ति से वंचित करता है, परंतु उत्पादक वर्ग को संपत्ति के उत्पादन और अर्जन का अधिकार देता है। इस पर भी समाज के कल्याण हेतु प्लेटो संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण चाहता है, ताकि न कोई अत्यधिक धनी हो और न कोई अत्यधिक गरीब हो। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लेटो को व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार अर्थात कंचन और कामिनी को प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए ऐसी दुर्गम चट्टान मानता था जिनसे टकराकर उनके नैतिक जीवन के शत-विशत होने की पूर्ण आशंका थी। अतः अपने आदर्श राज्य में अपनी समस्त प्रतिभा के साथ उसने इन दो बाधाओं पर प्रहार किया है और साम्यवाद की योजना प्रस्तुत करके अपने आदर्श रूपी प्रसाद की नींव सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इस संबंध में नेटलशिप ने की कोटेशन बड़ी अच्छी है। वो क्या है कि प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न की हुई विचारधारा को प्रभावशाली बनाने वाला तथा उसे नवजीवन एवं नव शक्ति प्रदान करने वाला अनुपूरक यंत्र है। न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की स्थापना के लिए यदि शिक्षा सकारात्मक और आध्यात्मिक साधन है तो साम्यवाद निषेधात्मक और भौतिक। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक लोलुपता के सम्मिश्रण की बुराई को दूर करने के लिए एक साहसिक उपचार है। तो ये अपना क्या है? प्लेटो का साम्यवाद, यानी उसको दो ही गढ़ दिखाई दिए हैं, संपत्ति विषयक साम्यवाद और स्त्रियों या पत्नियों का साम्यवाद। और ये विशेषता जो है उसकी अर्थ साम्यवाद, राजनीतिक और सत्ता का विच्छेद, न्याय सिद्धांत का पूरक, राज्य की एकता में सहायक, समाज के आर्थिक ढांचे को प्रभावित नहीं करता। तो अभी तक आज हमने आपको क्या समझाया है कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है, क्या विशेषताएं हैं, क्या उद्देश्य हैं और उसकी क्या योजना है। तो हमारा जो नेक्स्ट अब रहेगा वो क्या रहेगा? प्लेटो की साम्यवादी योजना। उसमें क्या आता है? संपत्ति विषयक साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद। तो सबसे पहले अपन जो विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे? अपन संपत्ति विषयक साम्यवाद। इसका संपत्ति विषयक साम्यवाद
क्या है, क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या पक्ष में तर्क हैं और संपत्ति के साम्यवाद का क्या मूल्यांकन है। थैंक्स।